हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में भी आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, केन्स से पहले हमारे क्लासिकल जो आए थे, क्लासिकल ने क्या बात करी थी? क्लासिकल ने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन की, क्लासिकल ने बात करी थी लॉन्ग रन की। इन्होंने कहा था कि शॉर्ट रन में जो है वो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है, हो सकता है डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, यानी कि मार्केट में जो लेबर सप्लाई है वो लेबर डिमांड से ज़्यादा हो, मार्केट में सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज़्यादा हो। ये सब क्या है? शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन है, यानी कि शॉर्ट रन फिनोमिना है। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाती है और मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है। ये कहना था क्लासिकल्स का। इसके अलावा क्लासिकल बिलीव करते थे लेयर फेयर में। क्लासिकल का मानना था कि मार्केट जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मोहताज नहीं है, यानी कि उनको गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक इनविजिबल हैंड होता है, जैसा कि एडम स्मिथ ने बोला था, ये मार्केट को अपने आप इक्विलिब्रियम पे ले आता है। यानी कि क्लासिकल किसे फॉलो करते थे? क्लासिकल से लॉ को फॉलो करते थे। और से लॉ क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो सप्लाई होगी वो कैसे होगी? वो वर्कर के द्वारा होगी, और वर्कर जब प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी सप्लाई होगी उससे उनको इनकम मिलेगी, और इनकम से क्या होगा? डिमांड जनरेट होगी। तो सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेती है, ऐसा क्लासिकल का कहना था। लेकिन अगर किसी रीजन से सप्लाई और डिमांड में कोई डिफरेंस आता है, या फिर लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड में कोई डिफरेंस आता है, या सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई डिफरेंस आता है, तो वेजेस, प्राइस और इंटरेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है और वो अपने आप लेबर की सप्लाई को लेबर की डिमांड के इक्वल कर देंगे, या मार्केट की सप्लाई को प्रोडक्ट की डिमांड के इक्वल कर देंगे, या फिर सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल कर देंगे। तो ये सब कहना था क्लासिकल्स का। अब जब क्लासिकल ने ये थ्योरी दी, यानी क्लासिकल ने जब अपने पोस्टुलेट्स दिए, तब केन्स ने बहुत बाहर कहा LOL, लेकिन किसी ने भी केन्स को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम क्या है, प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं थे क्लासिकल्स को रॉन्ग प्रूव करने के। तो हुआ क्या, ये सिचुएशन चलती रही, क्लासिकल की थ्योरी सही प्रूव हो रही थी तब तक जब तक 1930s का डिप्रेशन नहीं आया। ठीक है, 1930s का जो डिप्रेशन था ये बहुत लार्ज स्केल पे था। आपने रिसेशन देखा होगा 2008-9 का। ओके, वहां पे क्या हुआ था, 1% से भी कम जीडीपी में डिक्रीज हुआ था वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे क्या हुआ था 1930s के डिप्रेशन में कि वर्ल्ड वाइड जीडीपी 15% से भी ज़्यादा कम हो गई थी, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा 50% से भी ज़्यादा घट गया था। इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमारा क्या था, ये डिप्रेशन था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के साथ साथ डिमांड की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई जो थी हमारी वो अपनी डिमांड नहीं ढूंढ पाई, और इसकी वजह से क्या हुआ, आउटपुट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, लेकिन क्या हुआ, वो बिक नहीं रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और डिमांड और ज़्यादा उससे कम हो गई। अब इस सिचुएशन में क्लासिकल फेल हो रहे थे। इवन पिगो जी कहते हैं हमारे कि भाई वेजेस को कम कर दीजिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन लोगों ने कहा जी ये तो सखिया गए हैं, इससे तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ऑलरेडी डिमांड नहीं है, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, तो हम वेजेस को कम कर देंगे तो जो ऑलरेडी थोड़ी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। अब लोग जाते हैं केन्स के पास, ठीक है, कि गुरुजी बचाइए। अब केन्स की उस टाइम आई थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी। इसमें केन्स ने क्या कहा, केन्स ने कहा शॉर्ट रन की बात हमें पहली बात तो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में इनका मानना था वी ऑल आर डेड, यानी कि हमें लॉन्ग रन सोल्यूशन नहीं ढूंढने चाहिए, हमें शॉर्ट रन सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। ठीक है, और जो शॉर्ट रन होता है उसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर जो होती है वो चेंज नहीं होती। तो इस चीज को हमें कॉन्स्टेंट रख के उस टाइम के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। तो अगर ये चीज अमाउंट ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, अगर ये सब कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड कर रही है, आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रहा है। आउटपुट कह लीजिए या इनकम कह लीजिए, ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम पे डिपेंड करेगी। यही रीजन है कि केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन को हम केन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट पे ही ध्यान देने वाले हैं इस वीडियो में। इनकम डिटर्मिनेशन की हम बात करेंगे 2 सेक्टर मॉडल जब हम केन्स का करेंगे, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, वहां पे हम इनकम साइड की बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट साइड की बात करने वाले हैं। इसके अलावा केन्स ने कहा था प्राइजेस और वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। जैसा कि क्लासिकल ने माना था कि प्राइजेस एंड वेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं, केन्स ने कहा था कि प्राइजेस और वेजेस जो हैं वो शॉर्ट रन में फ्लेक्सिबल
नहीं होते। और इसके अलावा केन्स ने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई होगी वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। हो सकता है कि वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो, यानी कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ऐसा क्लासिकल ने कहा था, लेकिन जहां पे इक्विलिब्रियम होगा वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, ये कहा था केन्स ने। तो ये सब पोस्टुलेट हमने पढ़ा कि शॉर्ट रन की बात करी केन्स ने बोला कि प्राइसेस एंड वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल। केन्स ने बोला कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, यानी कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई होगी वहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। ये हम समझ लेते हैं एक डायग्राम से। देखिए हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है एम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पे हमने ली है रिसिप्ट। ये रिसिप्ट क्या चीज़ है आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ले ली एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या बता रही है कि मार्केट में कितनी सप्लाई है टोटल ओवरऑल। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी फर्म ने N1 वर्कर एम्प्लॉय किए हैं तो वो एक्सपेक्ट करती है कि इतना तो उसको प्रॉफिट मिले ही मिले, कि अगर इतना वो अर्न करेगी तभी वो इतने वेजेस का खर्चा जो है पूरा कर सकती है अपने एम्प्लॉयज का। तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, यानी कि इतना प्राइस उसको मिलना ही मिलना चाहिए तभी उसका खर्चा पूरा होगा N1 लेबर को एम्प्लॉय करने का। इसी तरह अगर वो N2 लेबर एम्प्लॉय करती है तो कम से कम इतना उसको मिलना ही चाहिए, इसे हम लिखते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस 2। इस तरह जैसे जैसे वो ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय करती जाएगी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हमें क्या बता रहा है, ये वो मिनिमम प्राइस है जो उसे उसके प्रोडक्ट का मिलना ही चाहिए अगर वो इतने वर्कर यहाँ पे एम्प्लॉय कर रही है, क्योंकि अगर इससे कम उसे मिलता है तो उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो पाएगा इन वर्कर को एम्प्लॉय करने का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वर्टिकल है। इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ गई है, यानी कि जितनी भी लेबर फोर्स अवेलेबल थी वो फुली एम्प्लॉयड है। तो इस पॉइंट के बाद आप जितना भी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बढ़ा लीजिए एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फुल पे पहुंच चुकी है, अपनी फुल कैपेसिटी पे वो पहुंच चुकी है। तो ये थी हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें तो ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या बता रही है कि अगर उसने N1 वर्कर एम्प्लॉय किए हैं तो इतना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिलेगा ही मिलेगा, इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस। इतना वो N1 वर्कर पे चाहता था कि उसे मिलना ही चाहिए ताकि वो खर्चा पूरा कर सके अपनी लेबर को एम्प्लॉय करने का, और इतना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसे मिलेगा ताकि वो अपना प्रॉफिट भी कमा सके। तो जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही उसका प्रॉफिट कहेंगे। और जब तक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के बीच में ये डिफरेंस है तब तक वो क्या करता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय करता रहेगा, क्योंकि उसे ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय करने से फायदा ही हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गैप है, तो जब तक वर्कर एम्प्लॉय करता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज इक्वल टू में एग्रीगेट सप्लाई प्राइस नहीं हो जाता, ठीक है। और यही वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रही है। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप देख सकते हैं इसने किसने वर्कर एम्प्लॉय किए हैं, N वर्कर, यानी कि फुली एम्प्लॉयमेंट से अभी भी वो कम पे है, यानी कि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो वर्कर यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है वो काम तो करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं काम मिल रहा, क्योंकि फर्म और वर्कर रख ही नहीं रही है। क्यों नहीं रख रही है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा फर्म वर्कर रखती है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस ज्यादा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड प्राइस से, और हमारी फर्म को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। तो केन्स ने कहा था कि जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तब हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही उसने कहा था इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं, वो एग्रीगेट डिमांड प्राइस जो इफेक्टिव होता है। क्यों इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के इक्वल होता है और यहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन की बात करें, इफेक्टिव डिमांड इज दैट एग्रीगेट डिमांड प्राइस विच बिकम इफेक्टिव बिकॉज इट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड रिप्रेजेंट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट डिमांड प्राइस थे, ये भी एग्रीगेट डिमांड प्राइस था, ये भी एग्रीगेट डिमांड प्राइस था, पर वो वाला एग्रीगेट डिमांड प्राइस जो इफेक्टिव है, क्यों इफेक्टिव है ये, क्योंकि यहाँ पे ये एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के इक्वल है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। तो केन्स ने कहा था अगर मार्केट में आपने अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, डिमांड को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डिमांड को बढ़ाते हैं, और कौन सी डिमांड की बात की थी उसने, इस इफेक्टिव डिमांड की, इस इफेक्टिव डिमांड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये इफेक्टिव डिमांड कैसे बढ़ेगी, अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ते ही हमारी इफेक्टिव डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये होगी हमारी इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीगेट सप्लाई को क्या हम शिफ्ट नहीं कर सकते? जी नहीं, एग्रीगेट सप्लाई को हम शिफ्ट नहीं करते, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो टेक्नोलॉजी पे, प्रोडक्शन मेथड पे, अमाउंट ऑफ कैपिटल पे, इन सब पे डिपेंड करती है। और ये सब हमने शॉर्ट रन में क्या माना है,
कांस्टेंट माना है। तो याद रखिएगा केन्स के केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि ये ऐसी की ऐसी रहेगी। एग्रीगेट डिमांड हम शिफ्ट करेंगे, ओके, ताकि हमारी ये इफेक्टिव डिमांड जो है ये ऊपर शिफ्ट हो सके। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे शिफ्ट होती है? देखिए एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे। और हमें पता है कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे। यहाँ पे एक और चीज केन्स ने ऐड कर दी थी कि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, ठीक है, यानी कि इनकम बढ़ने पे कितना इनकम का पोर्शन वो अर्नर है वो खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो केन्स ने कहा ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये शॉर्ट रन में क्या रहती है? स्टेबल रहती है। ये तो बाहर हो गई, ओके। अब कंजम्पशन कैसे चेंज हो सकती है? इनकम से, और इनकम तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करती है, तो ये भी बाहर हो गई। अब अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो कंजम्पशन से तो हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि कंजम्पशन तो हमारी शॉर्ट रन में इतना इफेक्ट कर नहीं रही। शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन क्या है? स्टेबल है। तो कौन सी चीज अनस्टेबल है? इन्वेस्टमेंट। केन्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है? एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्लस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। जबकि हमारे क्लासिकल ने क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। केन्स ने एक और ऐड किया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका मानना था कि शॉर्ट रन में क्या रहता है? स्टेबल रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो स्टेबल रहेगा, चेंज क्या होगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है लेकिन उसका रिटर्न जो है वो 5% ही है, तो क्या वो इन्वेस्ट करेगा? वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, ओके। चाहे वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के आप 8% भी ले आओ, लेकिन अगर मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 5% है तो वो इन्वेस्ट तब भी नहीं करेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज भी हो जाता है। इसके अलावा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से बढ़ के 20% भी हो जाए, अगर मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 25% है, तो हमारा इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। लेकिन केन्स ने कहा कि मार्केट में क्या आ गया था? पेसिमिज्म आ गया था। पेसिमिज्म मतलब कि हमारे जो इन्वेस्टर थे वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। उनको लग रहा था कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कम हो गई थी, और इस इन्वेस्टमेंट के कम होने से क्या हो गया था? हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से हमारी इफेक्टिव डिमांड कम हो गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। तो केन्स ने कहा था आप डिमांड इंक्रीज करिए, डिमांड इंक्रीज करने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट और सप्लाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो केन्स ने क्या कंसेप्ट दिया यहाँ पे? डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। जबकि हमारे क्लासिकल ने क्या कहा था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जबकि केन्स ने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी कि आप डिमांड बढ़ाइए मार्केट में, सप्लाई खुद ब खुद आ जाएगी मार्केट में। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी हमारा आउटपुट बढ़ेगा, मोर वर्कर एम्प्लॉय होंगे और मार्केट में सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये मोर प्रैक्टिकल था वैसे देखा जाए तो। अब अगर केन्स से पूछा गया कि ऐसा क्या रीजन था कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, उसने कहा कि ये जो है यहाँ पे पेसिमिज्म आ गया था हमारे इन्वेस्टर में, यानी कि वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। अब उनसे पूछा गया क्या रीजन था उसका, उन्होंने कहा कुछ नहीं था, एनिमल स्पिरिट थी, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये जो है पेसिमिज्म वो इस वजह से आए कि कोई इंटेलिजेंस गैस है उसके पीछे, किसी भी कारण से ये आ सकता है। एनिमल स्पिरिट का मतलब है इसके पीछे कोई लॉजिकल या इंटेलिजेंस गैस नहीं होता, किसी भी रीजन से मार्केट में पेसिमिज्म आ सकता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना पड़ता है? इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो सके और मार्केट जो है रिसेशन या डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केन्स ने फिस्कल एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर दिया था और मॉनेटरी एस्पेक्ट को इसने क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। उसने कहा था मॉनेटरी एस्पेक्ट्स का इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, मॉनेटरी पॉलिसी का इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, फिस्कल पॉलिसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है अगर डिप्रेशन या रिसेशन की सिचुएशन आती है। तो ये था केन्स के बारे में। एक बार हम क्विक रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए हमने बात करी शॉर्ट रन की। केन्स कहता था कि हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढने चाहिए, और शॉर्ट रन में अमाउंट ऑफ कैपिटल, साइज ऑफ पॉपुलेशन, लेबर फोर्स, टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये सब क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। और केन्स ने कहा था प्राइसेस और वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल, यानी जो प्राइस हैं और वेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते शॉर्ट रन में, ओके। इसके अलावा केन्स ने कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, यानी कि जब इक्विलिब्रियम हो तब भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है। और वो क्यों हो सकती है? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड कम है। इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं? दैट एग्रीगेट डिमांड प्राइस जो कि इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के और वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। अब क्योंकि ये इफेक्टिव डिमांड कम है तो इसकी वजह से क्या आती है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है मार्केट में, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? क्योंकि किस वजह से आई है? डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से आई है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। जबकि क्लासिकल ने क्या कहा था? जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी वो आएगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो वर्कर हैं काम ही नहीं करना चाहते वेजिस पे, तब अनएम्प्लॉयमेंट है, वरना तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी।
जो वर्कर काम करना चाहते हैं उनको काम मिलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी। अगर कोई वर्कर काम नहीं करना चाहता, सिर्फ वही अनएम्प्लॉयड है, यानी कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे क्या है, वर्कर काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ही कम पड़ी है। ओके, तो इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड करती है फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशन पे, और वो चीजें हमें पता है कांस्टेंट रहती है शॉर्ट रन में। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट पे। कंजम्पशन शॉर्ट रन में क्या रहता है, स्टेबल रहता है फंक्शन, जबकि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो हाईली वोलेटाइल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो हाईली वोलेटाइल होती है, और यही है जो रिसेशन और डिप्रेशन लेके आती है, और यही है जो बूम और प्रोस्पेरिटी लेके आती है। यानी कि हमें एग्रीगेट डिमांड पे अपना फोकस रखना है। एग्रीगेट डिमांड कह लीजिए या इफेक्टिव डिमांड कह लीजिए। इफेक्टिव डिमांड बढ़ानी है तो हमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं और एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, और कैसे हम इफेक्टिव डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के। ओके, और इन्वेस्टमेंट कैसे हमने बढ़ानी है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखना पड़ेगा आपको। अगर मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो यानी कि फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो ये सब था केन्स के बारे में। अब हम मिलते हैं केन्स के 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल में। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।